हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से नमस्कार, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आदर्श परिवार में। मैं आपका अपना साथी मुमताज मालिया। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में अभी तक हमने पढ़ लिया गुहिल शाखाओं के राजाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिसोदिया शाखाओं के बारे में। गुहिल वंश के अंतिम राजा थे रावल रतन सिंह के बारे में। हमने रावल रतन सिंह व पद्मिनी की कहानी देखी। हमने रावल रतन सिंह व पद्मिनी की कहानी देखी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण भी किया, और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के बीच जो युद्ध होता है, इसकी जानकारी हमें अमीर खुसरो की खजाइन उल फतवे से मिलता है। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी 8 माह तक चित्तौड़ के घेराबंदी करता है। बाद में पत्र व्यवहार के साथ रानी पद्मिनी का मुख पद्मला तालाब से दर्पण की ओर करके दिखाया जाता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या चीज है। और उसे वहीं से प्राप्त करने की लालसा और बढ़ जाती है। जब रावल रतन सिंह बाहर छोड़कर आ रहा था, तब कहते हैं कि गेट से बाहर धक्का दे दिया था और रावल रतन सिंह को दिल्ली ले गया था। और दिल्ली से पत्र लिखते हैं कि पद्मिनी को कहते हैं कि अगर रावल रतन सिंह चाहिए तो आपको आना होगा। तो पद्मिनी वापस रिप्लाई करते हैं कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरे साथ 1600 सहेलियां आएंगी। तो वह 1600 सहेलियों का मंजूर हो जाती है, और वहां पर 1600 सहेलियों को क्या किया जाता है, 1600 सहेलियों की पालकी तैयार करवाई जाती है। एक पालकी के अंदर 4 व्यक्ति होते हैं, 2 अंदर बैठते हैं। कुल मिलाकर 6 पालकियां, 6 व्यक्ति होते हैं एक पालकी के अंदर। सभी पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं, और 1600 पालकियों में लगभग 9200 व्यक्ति होते हैं। लगभग 10,000 की एक सेनाई तैयार हो जाती है। सभी पालकी से रवाना हो जाते हैं। जैसे दिल्ली किले के अंदर पहुंचते हैं, तो अचानक क्या बोल देते हैं, हमला कर देते हैं। और अचानक हमला करने से रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया जाता है, और वहां पर घोड़ा और बादल कैसे धारण करते हुए शहीद हो जाते हैं। कहते हैं कि रावल रतन सिंह भी क्या हो गए थे, कैसे दान कर लिया था, और वह भी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। जैसे रावल रतन सिंह शहीद हुए, तो इधर महल के अंदर रानी पद्मिनी ने प्लस 1600 सहेलियों ने मिलकर जौहर कर लिया था चित्तौड़ के पद्मला तालाब में। और जो ये कहानी पढ़ रहे थे, इसकी जानकारी हमें, जो पद्मिनी और रावल रतन सिंह की कहानी पढ़ रहे थे, इसके बारे में जानकारी हमें पद्मावत ग्रंथ से मिलती है, जिसके रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी। रावल रतन सिंह गुहिल शाखा के अंतिम राजा थे। रावल रतन सिंह गुहिल शाखा के अंतिम राजा थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, और चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था, और खिजराबाद कर दिया था। और वहां पर उसके पुत्र खिजर खां क्या कर रहा था, राज कर रहा था। तो अब पढ़ते हैं हम सिसोदिया शाखा के बारे में, देखते हैं सिसोदिया शाखा कैसे आई थी। तो देखते हैं हम। पहले तो देखो, हम चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ पर अधिकार किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का था। और इस चित्तौड़ का नाम क्या था प्यारे दोस्तों, खिजराबाद। क्या था, खिजराबाद। खिजराबाद पर राज किसका था, खिजर खां का, वैसे अलाउद्दीन खिलजी का। इधर प्यारे साथियों दिल्ली, और दिल्ली में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि एक गांव बसाया जाता है सिसोदा। ये सिसोदा गांव कौन बसाता है, राहप बसाता है। कौन बसाता है प्यारे साथियों, राहप द्वारा सिसोदा गांव बसाया जाता है। क्या होता है कि जैसे 1316 ईस्वी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो खिजर खां को कहाँ जाना पड़ेगा, खिजर खां को दिल्ली जाना पड़ेगा। तो खिजर खां चित्तौड़ को छोड़कर दिल्ली जाती है, और ये चित्तौड़ सौंप कर चली जाती है मालदेव मुच्छाला को। मालदेव मुच्छाला, जिसे हम कहते हैं मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा को क्या कर दिया जाता है, चित्तौड़ सौंप दिया जाता है। और खिजर खां कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और खिजर खां दिल्ली का राजा होता है। इधर चित्तौड़ मालदेव मुच्छाला को सौंप दिया जाता है। इधर राप के एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम था प्यारे साथियों लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, लक्ष्मण सिंह। और प्यारे साथियों, इस लक्ष्मण सिंह के 2 संतान हुई थी, 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम तो प्यारे साथियों अजय सिंह था, और एक का नाम था अरी सिंह। एक का नाम अजय सिंह था, और एक का नाम अरी सिंह था। ये 2 पुत्र लक्ष्मण सिंह के थे। लक्ष्मण सिंह किसका बेटा था, राहब का बेटा था। राहब ने क्या बसाया था, सिसोदा गांव में बसाया। एक दिन क्या करते हैं कि ये अजय सिंह और अरी सिंह अपने साथियों के साथ
अजय सिंह और अली सिंह अपने साथियों के साथ क्या करते हैं, शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं हाथी घोड़े मैदान के साथ। जैसे जंगल में जाते हैं तो एक साथ इनका एक खेत में चला जाता है जंगली सुअर का पीछा करते हुए। वहां पर एक किसान की बेटी होती है जिसका नाम होता है प्यारे साथी उर्मिला। क्या नाम होता है? उर्मिला। उर्मिला उस किसान को रोकती है और उर्मिला देखती है कि कुछ सैनिक है वो खेत में घुस गए, वो खेत का क्या करे नुकसान। उर्मिला के हाथ में एक रस्सी होती है, वो रस्सी को ऐसे घुमाकर घोड़े के पैरों पर फेंकती है और खींचती है। वहां से घोड़ा और घुड़सवार दोनों क्या करते हैं, गिर जाते हैं। और अरिशे पीछे खड़ा हुआ देख रहा था कि क्या खतरनाक बला है, क्या चीज है इसमें, एक रस्सी से घोड़े और घुड़सवार को क्या करती है, पटक है। इधर से पीछे से अचानक से एक सुर हो रहा था, अरिशे अब की बार क्या है पीछे, तो ये उर्मिला आगे आ जाती है। अरिशे के घोड़े की लगाम डाल लेती है, बोलते हैं कि इधर चले, कहाँ जा रहे हो? तो अरिशे पूछता है, अरिशे कहता है कि मेरा शिकार जा रहा है, मैं शिकार। उर्मिला कहते हैं मैं आपको रास्ता नहीं दूंगी। तो हरि सिंह जी कहते हैं जो आपका नुकसान है उसकी भरपाई कर दी जाएगी, आप जाने दो। तो उर्मिला कहती है मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तो हरि सिंह जी शिकार जा रहा है, जाने दो। तो उर्मिला कहती है कि आपको शिकार चाहिए। तो उर्मिला के पास कहते हैं कि था चलाती है और जंगली सुअर को मूर्छित कर देती है। बाण जंगली सुअर को लगता है, जंगली मूर्छित हो जाता है। कहती है कि टांग पकड़कर लाकर हरि सिंह को दे देती है, ये लीजिए आपका शिकार। तो हरि सिंह जी कहते हैं कि क्या खतरनाक बला, इसका पता लगाया जाए, इसका विवाह हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो सैनिकों ने पता किया कि उर्मिला का कोई विवाह नहीं हो रखा था। तो हरि सिंह जी उस किसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो देखो हरि सिंह जी सिसोदा गांव के सामंत थे, उन्हें कौन मना करता। किसान हाँ कर देता है विवाह के लिए। उर्मिला और हरि सिंह की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। आवेश में आकर हरि सिंह ने उर्मिला के साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन अब घर पर जाए तो घर पर जाकर क्या मुंह दिखाए। अगर कोई रिश्ता होता तो कोई 100 बहाने 1000 बहाने बना लेता। इधर तो इन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया। तो हरि सिंह जी कहते हैं कि उर्मिला के लिए अलग से क्या करवाते हैं, महल बनवाते हैं। और वहीं पर कौन रहती है, उर्मिला रहती है। और इसी उर्मिला से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसे हम कहते हैं हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया। अरे सिसोदा वंश की नींव रखने वाले हमीर सिसोदिया आगे चलकर क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। हमीर सिसोदिया कौन बनते हैं, हमीर सिसोदिया यह राजा बनते हैं प्यारे दोस्तों 1326 से 1364 ईस्वी तक। 1326 से 1364 ईस्वी तक क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। हमीर सिसोदिया देखो, जैसे देखो हमीर सिसोदिया का जन्म हुआ उर्मिला से। उर्मिला इसकी माता थी और इसके पिता कौन थे प्यारे दोस्तों, हरि सिंह थे। जैसे हमीर सिसोदिया बड़े हुए तो उन्हें पता चलता है कि चित्तौड़ हमारा था। हमीर सिसोदिया को पता चलता है कि चित्तौड़ हमारा था। तो इससे ऐसे पता चलता है कि चित्तौड़ हमारा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया, क्या था, अधिकार कर लिया था। तो हमीर सिसोदिया चित्तौड़ को जीतने की क्या करता है, कोशिश करता है। और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, चित्तौड़ पर कब्जा करने की क्या करता है, कोशिश करेगा। और कोशिश में सफल भी होता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि चित्तौड़ पूर्वजों के थे, चित्तौड़ हमारा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। खिजर का वहां था, इसका नाम खिजराबाद कर लिया था। अब जो चित्तौड़ था वो किसके हाथ में था, तो प्यारे दोस्तों चित्तौड़ को सौंप कर खिजर खां 1316 ईस्वी में चलते हैं। और ये चित्तौड़ किसे सौंपा जाता है, मालदेव सोनगरा को। किसे सौंपा जाता है, मालदेव सोनगरा। और मालदेव सोनगरा के बाद में जो राजा बनते हैं ना, वो जैसा बनवीर बनते हैं। जैसा या बनवीर क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। मालदेव सोनगरा के बाद में जैसा बनवीर राजा बनते हैं। और यह एक जैसा बनवीर एक निकम्मा राजा था प्यारे साथियों। क्या था, निकम्मा राजा था, किसी काम का नहीं था। हमीर सिसोदिया को पता चलता है कि चित्तौड़ पर अब जैसा बनवीर का अधिकार है। तो हमीर सिसोदिया क्या करता है प्यारे साथियों, हमीर सिसोदिया किस पर अटैक कर देता है, हमीर सिसोदिया जैसा बनवीर पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है, और यह आक्रमण 1326 ईस्वी में करता है प्यारे साथियों। कब करता है, 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया ने जैसा बनवीर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और जैसा बनवीर को भगा देते हैं। और चित्तौड़ पर पुनः अधिकार हो जाता है। चित्तौड़ पर पुनः अधिकार हो जाता है, किसका, चित्तौड़ पर पुनः अधिकार हमीर सिसोदिया को हो जाता है। और जैसे 1326 में पुनः अधिकार होता है तो सिसोदिया शाखा की शुरुआत हो जाती है। और सिसोदिया शाखा के संस्थापक कौन होते हैं, तो ये लीजिए सिसोदिया शाखा के संस्थापक। सिसोदिया शाखा के
संस्थापक। कौन थे? सिसोदिया शाखा के संस्थापक किसे कहते हैं? हम हमीर सिसोदिया को कहते हैं। अब हम कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं? सिसोदिया शाखा पढ़ रहे हैं। कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं? सिसोदिया शाखा। और सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन है? हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया ने किसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? जैसा बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण करके हराकर अधिकार किया था। आक्रमण कब किया था? 1326 ईस्वी में किया था। यानी हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में क्या किया था? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अब हम इस हमीर सिसोदिया के बारे में देखें तो हमीर सिसोदिया के पिता का नाम तो आप सबको पता है प्यारे साथियों। इनके पिता थे कौन? इनके पिता थे अरिसिंह। कौन थे? अरिसिंह। इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी उर्मिला, जो एक आम किसान की बेटी थी। फिर इसके दादाजी के बारे में पूछ लिया था। दादाजी कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। देखो, हमीर सिसोदिया के पिता का नाम अरिसिंह और माता उर्मिला, जो एक आम किसान की बेटी थी। फिर दादाजी के बारे में पूछ लिया जाता है तो वो कौन? दादाजी कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। दादाजी कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। अब हम पढ़ेंगे हमीर सिसोदिया की उपाधियों के बारे में कि भाई हमीर सिसोदिया की कौन कौन सी उपाधि दी गई थे। इनके उपनाम के बारे में पढ़ रहे थे। कौन कौन इतिहासकारों ने क्या क्या नाम से बुलाया था और किस किस नाम से जानते हैं। तो साथियों, हम देखेंगे हमीर सिसोदिया के उपनाम, इसके उपनाम, या हम देखेंगे इसकी उपाधियों के बारे में। या उपाधि बोल दो या उपनाम बोल दो, भाई अलग अलग इतिहासकार विषय अलग अलग नाम से जानने जाते हैं। तो हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है? देखो, किसने हमीर सिसोदिया, इसने चित्तौड़ की डगमगाती नैया को पार लगाया था। डगमगाती नैया को पार लगाया। कैसे लगाया? देखो, 1303 में अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का और 20-22 वर्षों तक उन्हीं का अधिकार रहता है। उन्हीं के अधिकार के कारण फिर हमीर सिसोदिया क्या करते हैं? वापस से क्या कर लेते हैं? चित्तौड़ पर अपना राजपूतों का अधिकार कर लेते हैं। इसलिए जो चित्तौड़ की जो डगमगाती नैया थी उस पर पार लगाने के कारण मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता। तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? हमीर सिसोदिया को कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक हम हमीर सिसोदिया को कहते हैं। फिर 2 नंबर, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। देखो, हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। और कहाँ कहा जाता है? किसने कहा था? कैसे कहा था? जो विजय स्तंभ है ना प्यारे दोस्तों, विजय स्तंभ में 9वीं मंजिल के कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में क्या कहा जाता है? विषम घाटी परिस्थिति में कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? कि जो विजय स्तंभ है ना, और विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उसमें कीर्ति स्तंभ की परिस्थिति लिखी हुई है। उसमें क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। तो प्यारे साथ, इस विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है युद्ध में सिंह के समान। युद्ध में सिंह के समान। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है प्यारे साथियों, युद्ध में सिंह के समान, यानी युद्ध में शेर के समान होता है। देखो, मेवाड़ का उद्धारक इसलिए कहा जाता है, उसने चित्तौड़ की डगमगाती नैया को पार लगाया। विषम घाटी पंचानन विजय स्तंभ की 9वीं कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है युद्ध में सिंह के समान। फिर इन्हें कहा जाता है वीर राजा। क्या कहा जाता है? वीर। और वीर राजा किस में कहते हैं? एक जगदेव है, और जगदेव द्वारा रचित गीत गोविंद ग्रंथ, और गीत गोविंद ग्रंथ के कुंभ पर जो महाराणा कुंभ था ना, महाराणा कुंभ पर रसिक टीका लिखी हुई, रसिक टीका। और उस रसिक टीका में क्या कहा गया है? हमीर सिसोदिया को वीर राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? रसिक टीका में वीर राजा कहा गया है। जगदेव द्वारा, किसके द्वारा? जयदेव द्वारा रचित जो गीत गोविंद ग्रंथ है,
जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद ग्रंथ है। और वो गीत गोविंद ग्रंथ में महाराणा कुंभा पर एक रसिक टीका लिखी गई है। उसमें इसे क्या कहा जाता है? वीर राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर राजा कहा जाता है। और एक है तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। जूता उतार फेंका, ये किसने कहा था प्यारे साथियों? तो ये कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा था कि तो तुर्कों की जो परतंत्रता थी ना, उसका क्या फेंका? जूता उतार फेंका। यह कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि हमीर सिसोदिया अपने समय के महान प्रबल हिंदुआ सूरज थे या हिंदुआ सम्राट थे। देखो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार टोड कहते हैं कि हमीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू प्रबल सम्राट थे। ये थी प्यारे साथियों हमीर सिसोदिया की उपाधि या उपनाम। देखो, मेवाड़ का उदाहरण कहा जाता है किसे? हमीर सिसोदिया। क्यों कहा जाता है? कि जो चित्तौड़ की डगमगाती नैया थी उसे क्या लगाया था? पार लगाया था। फिर कहते हैं इसे विषम घाटी प्रचलन, ये विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल में जो कीर्ति प्रस्तुति लिखी हुई है उसमें इसे विषम घाटी प्रचलन कहा जाता है। और विषम घाटी प्रचलन का अर्थ होता है युद्ध में सिंह के समान, जो युद्ध होता है उसमें शेर के समान क्या होता है? लड़ते हुए दिखाया गया। वीर राजा जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में, और गीत गोविंद में जो महाराणा कुंभा की जो रसिक टीका लिखी गई है उसमें इसे क्या कहा गया? वीर राजा कहा गया है। फिर तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका, यह कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि हमीर सिसोदिया अपने समय के महान प्रबल हिंदू सम्राट थे। ये इसके क्या थे प्यारे साथियों? उपनाम थे। ये क्या थे? उपनाम थे। फिर देखो, हमीर सिसोदिया के समय हमीर सिसोदिया द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है, सिंगोली का युद्ध। हमीर सिसोदिया ने एक युद्ध लड़ा था जिसे हम क्या कहते हैं? सिंगोली का युद्ध। और प्यारे साथियों, ये सिंगोली का युद्ध लड़ा जाता है 1336 ईस्वी में। कब लड़ा जाता है? 1336 ईस्वी में। हमीर सिसोदिया ने एक युद्ध लड़ा था जिसे हम कहते हैं सिंगोली का युद्ध। प्यारे साथियों, कौन सा कहते हैं? सिंगोली का युद्ध। और ये सिंगोली का युद्ध कब होता है? 1336 ईस्वी में। कब होता है प्यारे साथियों? 1336 ईस्वी में। ये होता है हमीर सिसोदिया वर्सेज या मध्य, हमीर सिसोदिया के मध्य और मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर जाता है? हार जाता है। और जीत किसकी होती है? विजय किसकी होती है? हमीर सिसोदिया की होती है। यानी सिंगोली के युद्ध को हमीर सिसोदिया क्या कर लेता है? जीत लेता है। और जैसे युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में यानी हमीर सिसोदिया ने सिंगोली युद्ध के उपलक्ष्य में सिंगोली विजय के उपलक्ष्य में खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा प्यारे साथियों क्या पड़ता है? उदयपुर। खेरवाड़ा को अपना केंद्र बनाया। यानी जैसे इन्होंने क्या जीता? सिंगोली युद्ध को जीता, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने खेरवाड़ा को क्या बना लिया? अपना केंद्र बना लिया। फिर है हमीर सिसोदिया ने पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार के लिए केलवाड़ा को अपना केंद्र बनाया। यानी पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए केंद्र कौन सा बनाया? केलवाड़ा बनाया। एकलिंग महत्य ग्रंथ के अनुसार
खिलवाड़ा के राघव सेन को हराया। खिलवाड़ा के राघव सेन को हराया था। हमीर सिसोदिया ने ईडर के जैतकरण को हराया था। हमीर सिसोदिया ने ईडर के जैतकरण को हराया था। सिसोदिया ने बिल्लों को हराकर बोमट क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बोमट क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यानी बिल्लों को हराकर हमीर सिसोदिया ने बोमट क्षेत्र पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। हमीर सिसोदिया बिल्लों को हराकर बोमट क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। हमीर सिसोदिया ने अन्नपूर्णा या बाण माता का मंदिर बनवाया। बाण माता का मंदिर का निर्माण करवाया। हमीर सिसोदिया ने अन्नपूर्णा या बाण माता मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। हमीर सिसोदिया ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। हमीर सिसोदिया ने विधवा पुनर्विवाह का क्या किया था? समर्थन किया था। और इसने सौंदरी के साथ विवाह भी किया था। सौंदरी विधवा महिला के साथ विवाह भी किया। देखो, हमीर सिसोदिया ने विधवा विवाह का समर्थन किया था और जो सौंदरी विधवा महिला थी उसके साथ विवाह भी करते हैं। अर्थ समाज के लिए भी कार्य किया था। हमीर सिसोदिया सिंगोली का युद्ध लड़ते हैं। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक हार जाता है, सिसोदिया जीत जाता है, जिसके उपलक्ष्य में ये क्या करते हैं? खेरवाड़ा को अपना केंद्र बनाते हैं। खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ता है। फिर हमीर सिसोदिया ने पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार के लिए केलवाड़ा को अपना क्या बनाया था? केंद्र बनाया था। किसको? केलवाड़ा को अपना क्या बनाया? केंद्र बनाया। एकलिंग महात्य ग्रंथ के अनुसार खिलवाड़ा के राघव सेन को हराया था। हमीर सिसोदिया ने ईडर के जैतकरण को भी क्या किया था? हराया था। और बिलों को हराकर बोमट क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। सिसोदिया ने अन्नपूर्णा या बाण माता मंदिर का भी निर्माण करवाया और विधवा पुनर्विवाह का भी क्या करवाया था? प्रचलन करवाया था, समर्थन किया था। और स्वयं क्या करता है? सौंदर्य विधवा महिला के साथ भी क्या करता है? विवाह करता है। यह थे प्यारे साथियों हमीर सिसोदिया, जिन्होंने सिसोदिया शाखा की क्या रखी थी? नींव रखी थी। इसके बाद में राजा आते हैं राणा खेता, जिसे हम कहते हैं क्षेत्र सिंह भी कहते हैं। उसके बाद हमीर सिसोदिया के बाद में अगले राजा बनते हैं राणा खेता। कौन बनते हैं राजा? राणा खेता, जिसे हम क्या कहते हैं? राणा खेता को हम कहते हैं क्षेत्रसिंह भी कहते हैं। इनका नाम तो क्षेत्रसिंह था, इसे हम राणा खेता भी कहते हैं। इनका शासनकाल तो प्यारे साथियों 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक था। इनका शासनकाल 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक था। राणा खेता के पिता का नाम था हमीर सिसोदिया। तो इनके पिता कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? उत्तराधिकारी किसके थे? ये हमीर सिसोदिया के थे। हमीर सिसोदिया। राणा खेता के समय मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार हुआ था। तो राणा खेता के समय मेवाड़ में राज्य की सीमाओं का क्या किया गया था? विस्तार किया गया था। तो राणा खेता के समय मेवाड़ की राज्य की सीमाओं का मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार किया गया। यानी राणा खेता के समय जो मेवाड़ की सीमा थी उसका क्या किया गया था? विस्तार किया गया था। तो अपने राज्यों में इसने मंडल, अजमेर,
जहाजपुरा, बदनौर, बावन के मैदान आदि क्षेत्रों को मिलाया था। आदि क्षेत्रों को मिलाया। राणा खेता के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ था। मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ था। यानी राणा खेता के समय क्या हुआ था? मेवाड़ और मालवा का संघर्ष प्रारंभ हुआ था। खेता ने मालवा के दिलावर खां गोरी को हराया था। दिलावर खां गोरी को हराया था। राणा खेता ने मालवा के जो दिलावर खां गोरी थे उसे क्या किया था? हराया था। राणा खेता 1382 ईस्वी में बूंदी में अहोरिया महोत्सव में लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इधर में क्या होता है कि जब ये अहोरिया महोत्सव चल रहा था तो राणा खेता व लाल सिंह चड्ढा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें लाल सिंह हाड़ा और जो राणा खेता थे वो दोनों क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और 1382 ईस्वी में राणा खेता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस राणा खेता के समय प्यारे साथियों, राणा खेता के समय दासी पुत्र थे। 2 दासी पुत्र हुए थे और उस दासी का नाम था खातिनी। और इससे 2 पुत्र हुए थे, चाचा और मेरा। ये इनके क्या हुए थे? पुत्र हुए थे। आगे चल के यही वो चाचा मेरा जो मोगल राजा की क्या करते हैं? हत्या करते हैं। ये हमारे प्यारे साथियों थे राणा खेता, जिनके समय क्या होता है? मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार होता है, जिसमें किसने मांडल, अजमेर, जहाजपुरा, बदनौर और बावन के मैदान आदि क्षेत्रों को क्या किया था? मिला लिया था। ये क्या करते हैं? इनके समय क्या होता है? मालवा वह मेवाड़ का संघर्ष शुरू हो जाता है। ये दिलावर खां गोरी को क्या करते हैं? हराते हैं। और यह महोत्सव में 1382 ईस्वी में राणा खेता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राणा क्षेत्रसिंह। तो दोस्तों, राणा क्षेत्रसिंह के बारे में राजा बनते हैं राणा लक्ष्य सिंह, जिसे हम लखपति के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए साथियों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।